भारत और मालदीव के बीच लंबे समय से अच्छी खासी दोस्ती रही है, लेकिन कुछ दिनों पहले से ही भारत और मालदीव के रिश्तों में काफी ज्यादा तनाव देखने को मिला है। आखिर मालदीव अचानक भारत से इतना ज्यादा नफरत क्यों करने लगा? क्या मालदीव के ऊपर किसी का हाथ है जो मालदीव भारत से इतना ज्यादा नफरत करने लगा है? और इन सबके बीच चाइना को क्या बेनिफिट होने वाला है? और चाइना मालदीव का हाथ पकड़कर हिंद महासागर में अपना दबदबा क्यों बनाना चाहता है? इससे चाइना को क्या बेनिफिट है? और अगर चाइना हिंद महासागर में अपना दबदबा बढ़ाता है तो क्या हिंद महासागर से भारत का दबदबा कम हो जाएगा? और मालदीव और चाइना में अगर अच्छी खासी दोस्ती होती है तो हिंद महासागर में भारत को क्या नुकसान होगा? इन सब चीजों के बारे में डिटेल से इस वीडियो में जानेंगे। In a bid to strengthen ties, India and the Maldives. Let's move on now. Jailed former Maldives President Abdullah Yameen. South Asia has been a complex region for India. Politics in the region. Back from China after concluding Big India versus Maldives tourism controversy. now in recent. तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। दरअसल यह मुद्दा स्टार्ट होता है 4 जनवरी को, जब हमारे देश के प्रधानमंत्री लक्षद्वीप के दौरे पे जाते हैं और लक्षद्वीप से हमारे देश के प्रधानमंत्री अपने सोशल मीडिया हैंडल पे कुछ सुंदर तस्वीरें शेयर करते हैं। तो सोशल मीडिया के जागरूक जनता ने सुंदर तस्वीरों को मालदीव से तुलना करने लगता है। तो मालदीव के कुछ मंत्रियों में बौखलाहट पैदा हो जाती है और वह नरेंद्र मोदी के इस पोस्ट पे कुछ आपत्तिजनक कमेंट्स करते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री को जोकर तक बोलते हैं, इजराइल के कठपुतली तक बोलते हैं और भारत के कमरे से ना कभी जाने वाला बदबू तक इस तरह की बातें करते हैं और भद्दा कमेंट करते हैं। तो भारत में बाइकॉट मालदीव ट्रेंड करने लगता है और 7 जनवरी को भारत में गूगल पे सबसे ज्यादा सर्च किया जाने वाला कीवर्ड लक्षद्वीप बन जाता है। तो यह पूरा मुद्दा था भारत और मालदीव के बीच, जो अभी तक भी ठंडा नहीं पड़ा है। लक्षद्वीप से लगभग 700 किलोमीटर दूरी पर स्थित मालदीव हिंद महासागर में 1200 द्वीपों वाला एक देश है, जिसके लगभग 200 द्वीपों पर 5 लाख की आबादी रहती है। इसके लगभग 40% आबादी राजधानी माले में रहते हैं। मालदीव हिंद महासागर में ऐसे भौगोलिक क्षेत्र में स्थित है जहां चाइना और भारत के राजनीतिक दृष्टिकोण से दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस कारण से भारत और चाइना ने हिंद महासागर में काफी मात्रा में निवेश कर रखा है। चाइना मालदीव के रास्ते हिंद महासागर में अपना दबदबा और अधिकार क्षेत्र बढ़ाना चाहता है ताकि भारत का हिंद महासागर में दबदबा और अधिकार क्षेत्र कम हो सके और चाइना वहां से ही भारत के संग अमेरिका को भी आंख दिखाने का प्रयास करेगा। अगर हिंद महासागर में मालदीव के रास्ते चाइना अपना दबदबा बढ़ाता है तो निश्चित तौर पे हिंद महासागर की अर्थव्यवस्था में बदलाव होगा और चाइना वहां से भारत और अमेरिका दोनों को नजर दिखाने का प्रयास करेगा। मालदीव ने 2016 में चाइना को महज $40 लाख में एक टापू को 5 साल के लिए लीज पे दे दिया था। तो वहीं मालदीव ने चाइना के वन बेल्ट वन रोड योजना का भी खुलकर समर्थन किया है और ऐसा माना जाता है कि मालदीव के ऊपर चाइना का $1 बिलियन का कर्ज है, जो मालदीव के जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा इस कर्ज को चुकाने में खर्च हो जाता है। तो आपको यह क्लियर हो गया होगा कि चाइना के लिए हिंद महासागर कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है और वो मालदीव के रास्ते क्यों हिंद महासागर में अपना दबदबा बनाना चाहता है। प्रो इंडिया माने जाने वाले मालदीव प्रो चाइना की ओर कब अग्रसर हुआ, ये किसी को भी नहीं पता था और मालदीव के राजनीति का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है। जिस तरह से एक सीरियल में बहुत सारा ट्विस्ट आता है, उसी तरह मालदीव के राजनीति में भी बहुत सारा ट्विस्ट आया है। 1965 में ब्रिटेन से मालदीव आजाद होता है। 1965 से 1968 तक मोहम्मद फरीद दीदी वहां के शासनकाल में रहते हैं। नवंबर 1968 में इब्राहिम नासिर को वहां का नया राष्ट्रपति बना दिया जाता है और मालदीव से राजशाही को समाप्त कर दिया जाता है। लेकिन उस टाइम के बाद से ही मालदीव का आर्थिक व्यवस्था धीरे धीरे खराब होते जाता है। तो 1978 में इब्राहिम नासिर अपने सरकार के समर्थन से करोड़ों डॉलर सरकारी खजानों के साथ वह सिंगापुर भाग जाता है। 1978 में न्यू राष्ट्रपति के रूप में गयूम को बना दिया जाता है और गयूम 30 साल तक मालदीव के राष्ट्रपति रहते हैं। इन 30 साल में नासिर के समर्थकों द्वारा गयूम के सरकार को 3 बार गिराने की कोशिश किया जाता है। 1980, 1983 और 1988 में। नवंबर 1988 में वहां के एक छोटा व्यापारी मोहम्मद इब्राहिम लुत्फी के द्वारा गयूम के सरकार को श्रीलंका के तमिल आतंकवादियों के समर्थन से गिराने की कोशिश करते हैं। उस समय गयूम भारत के दौरे पे आने वाले थे, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी उस टाइम कुछ इलेक्शन काम से बाहर निकल रहे होते हैं। तो राजीव गांधी ने गयूम को फोन करके मना कर देते हैं कि वो बाद में भारत का दौरा कर लेंगे। तो तब तक वहां पे मोहम्मद इब्राहिम लुत्फी के द्वारा गयूम के घर और कुछ हवाई अड्डों को घेर लिया जाता है। तो गयूम श्रीलंका, पाकिस्तान और सिंगापुर से मदद का गुहार लगाते हैं, लेकिन ये तीनों देश मना कर देते हैं मदद करने से। फिर वो अमेरिका के पास जाते हैं कि अमेरिका उन्हें मदद कर देगा, लेकिन अमेरिका ने दूरी कहकर उन्हें मदद करने से मना कर देते हैं। फिर वो ब्रिटेन के पास जाते हैं
ब्रिटेन से मदद मांगने का गुहार लगाते हैं, लेकिन ब्रिटेन ने वहां पे एक सजेशन दिया कि शायद आप भारत से अगर मदद मांगे तो भारत आपको कुछ मदद कर देगा, और वही होता है। गयूम भारत से मदद मांगते हैं और राजीव गांधी की सरकार मदद के लिए रेडी हो जाते हैं और यहाँ से कुछ सेना भेजकर माले में फिर से गयूम को बचाते हैं और सरकार बहाल करते हैं और मोहम्मद इब्राहिम लुत्फी को वहां पे हार का सामना करना पड़ता है। यह पूरा ऑपरेशन लगभग 9 घंटे चला था और इस ऑपरेशन का नाम जो दिया गया था वो ऑपरेशन कैक्टस नाम दिया गया था और फिर मालदीव में सरकार बहाल कर दिया गया था और भारत ने उस टाइम काफी ज्यादा मदद किया था मालदीव को। 2003 में मालदीव के एक पत्रकार मोहम्मद नासिद के द्वारा एमडीपी यानी कि मालदीव डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किया जाता है। मोहम्मद नासिद 2008 में राष्ट्रपति चुनाव लड़ते हैं और उन्होंने गयूम सरकार को हराकर राष्ट्रपति चुनाव जीत जाते हैं और मालदीव का अगला राष्ट्रपति मोहम्मद नासिद 2008 से 2012 तक होते हैं। 2012 में उन्हें इस्तीफा देना पड़ता है। ऐसा माना जाता है कि मोहम्मद नासिद अमेरिका और ब्रिटेन को भी हिंद महासागर में प्रवेश देना चाहते थे, जिससे मालदीव के कुछ वर्ग नाराज होकर उनके खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया और उन्हें 2012 में फाइनली इस्तीफा देना पड़ा। 2013 के चुनाव में मोहम्मद नासिद हार गए और पूर्व राष्ट्रपति गयूम के सौतेले भाई यानी कि अब्दुल्ला यामीन की जीत हुई। जब अब्दुल्ला यामीन सत्ता में आए तो मोहम्मद नासिद के ऊपर कई तरह का मुकदमे चलाकर उन्हें जेल में बंद कर दिया गया। मोहम्मद नासिद जहां अमेरिका, ब्रिटेन और भारत के करीब हुआ करते थे, उसके जस्ट उल्टा अब्दुल्ला यामीन चाइना के साथ अपना दोस्ती बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। अब्दुल्ला यामीन 2013 से 2015 के बीच राष्ट्रपति के पद पर बने रहे और उन्हें भी राष्ट्रपति के पद 2015 में छोड़ना पड़ा। 2018 में राष्ट्रपति का चुनाव होने वाला था। अब्दुल्ला यामीन को पूरा विश्वास था कि वो 2018 का चुनाव जीत जाएंगे, क्योंकि उनके विपक्षी के सामने जो एक स्ट्रांग उम्मीदवार था वो मोहम्मद नासिद था। लेकिन मोहम्मद नासिद भी उस टाइम श्रीलंका में रह रहे थे, तो चुनाव के टाइम में वो मालदीव में नहीं होते। लेकिन मोहम्मद नासिद के एक बहुत करीबी दोस्त इब्राहिम सोली, जिनसे उन्होंने कांटेक्ट किया और कुछ पार्टियों के समर्थन से इब्राहिम सोली को राष्ट्रपति के पद का उम्मीदवार बना गया और 2018 में अब्दुल्ला यामीन के सोच के जस्ट उल्टा इब्राहिम सोली ने राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया और वो मालदीव के अगले राष्ट्रपति के रूप में बनकर आए। 2018 में इब्राहिम सोली मालदीव के राष्ट्रपति बने तो उन्होंने तुरंत ही इंडिया फर्स्ट नीति अपनाते हुए भारत के साथ बिगड़े संबंधों में सुधार करने का काम करना शुरू कर दिया और इसी नीति के तहत आर्थिक तौर पर सैन्य मामलों में भारत को तरजीह दी जाने लगा। उसी दौरान भारत ने मालदीव को एक डॉर्नियर मैरीटाइम सर्वेलांस एयरक्राफ्ट तोहफे में दिया था और भारत ने मालदीव के पायलट इंजीनियर को इसके लिए ट्रेनिंग देने पर भी सहमति जताई थी। अगस्त 2021 में भारत और मालदीव के बीच ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट पर साइन हुआ, जिसके तहत भारत ने मालदीव को $500 मिलियन मदद देने की बात कही थी। और जब मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम सोली बने तो उस टाइम भारत और मालदीव के जो रिश्ते हैं वो काफी हद तक सही हुए। सितंबर 2023 में मालदीव में राष्ट्रपति चुनाव होता है और चीन समर्थक मोहम्मद मोइजू की जीत हुई। उन्होंने पूरा चुनाव भी इंडिया आउट कैंपेन पे लड़ा था और चुनाव जीतने के बाद मालदीव से भारतीय सेना को हटाने का वादा दोहराया था। दरअसल अक्टूबर 2020 में मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन के नेतृत्व में इंडिया आउट कैंपेन का शुरुआत किया गया था और उन्होंने मालदीव के जनता के बीच भारत विरोधी अभियान का जोर शोर से प्रमोट किया। आखिर यह भारत विरोधी अभियान मालदीव में जनता के बीच इतना जल्दी प्रमोट कैसे कर पाया? इसमें पीपीएम नेता ने किस चीज का प्रयोग किया और यही चीज प्रयोग करके पीपीएम पार्टी इस बार राष्ट्रपति चुनाव मालदीव में जीत गए और मोहम्मद मोइजू वहां के न्यू राष्ट्रपति बने। इसके पीछे दो सबसे बड़ा कारण है। पहला कारण है मालदीव के चुनाव आयोग के अकॉर्डिंग वहां पे 2,80,000 लीगल वोटर्स हैं, उसमें से 1,60,000 जो वोटर्स हैं वो किसी न किसी पार्टी को डायरेक्टली प्रमोट करते हैं या डायरेक्टली सपोर्ट करते हैं, तो वो 1,60,000 वोट जाहिर सी बात है कि वो उसी पार्टी को वोट करेंगे। अब 1,20,000 जो वोटर्स हैं वो रियल वोटर्स हैं। अब किसी भी पार्टी के द्वारा 1,20,000 वोटर्स के माइंड को नेगेटिव करना काफी ज्यादा आसान है। दूसरा जो कारण है, मालदीव में 100 न्यूज चैनल रजिस्टर्ड न्यूज चैनल है, उसमें से मात्र 5 न्यूज चैनल ही एक्टिव है और 2 सरकारी हैं और उसमें से 3 प्राइवेट न्यूज चैनल हैं। तो ये 2 सरकारी और 3 प्राइवेट न्यूज चैनल को भी यूज कर मालदीव के जनता के बीच नेगेटिव माइंडसेट भारत के प्रति किया और वो वोट लेकर उन्होंने अफवाह फैला के वोट लेकर वो इस बार सत्ता में आए। मोहम्मद मोइजू जो है वो चीन समर्थक माना जाता है और चीन का काफी घनिष्ठ संबंध रहा है उनसे। चुनाव में मोहम्मद मोइजू को एंट्री तब हुई जब अगस्त के महीने में सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन को भ्रष्टाचार के मामले में दोषी करार देते हुए उनके चुनाव लड़ने पर रोक लगा दिया था। तो यामीन ने मैदान में आकर मोहम्मद मोइजू के लिए
वह जनता से समर्थन मांगा और फाइनली मोहम्मद मौजू मालदीव के न्यू राष्ट्रपति बन जाते हैं और वहीं इब्राहिम सोली को हार का सामना करना पड़ता है। मालदीव को लंबे समय से भारत की तरफ से आर्थिक और सैन्य मदद मिलते आया है। 1988 में भारत ने मालदीव की सरकार को गिरने से बचाया था। 2004 में मालदीव में काफी ज्यादा सुनामी आया था और मालदीव को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा था, तो भारत ही वो पहला देश था जिन्होंने जाके मालदीव को हेल्प किया था। 2023 में मालदीव में फिर से तूफान आया था और मालदीव को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा था, तो भारत ने 2 करोड़ का आर्थिक मदद किया। तो वहीं कोरोना में मालदीव को भारत ने 6.2 टन मेडिसिन और 1 लाख वैक्सीन उपलब्ध कराया था। तो 2014 में मालदीव के एक वाटर फैक्ट्री में आग लग जाने से वहां पानी के पीने का काफी ज्यादा दिक्कत हो गया था, तो भारत ने जाके वहां पानी का मदद किया था और इस पूरा ऑपरेशन को नीर ऑपरेशन नाम दिया गया था। मालदीव की इकोनॉमी टूरिज्म सेक्टर पे डिपेंड करती है। वहां की लगभग 70% नौकरियां टूरिज्म सेक्टर से पैदा होती है, तो वहीं 14 से 20% का इनकम भारत से होती है। पिछले 3 सालों के आंकड़ों के मुताबिक कुल टूरिस्ट में भारतीय हिस्सेदारी जो है वो 15 से 25% रहती है। मालदीव में हर साल करीब 20 लाख लोग घूमने जाते हैं, तो वहीं भारत से लगभग हर साल वहां 3 लाख लोग घूमने जाते हैं। अगर हम पिछले 3 सालों के डेटा बताएं तो 2021 में 2,91,000 लोग वहां पे घूमने गए थे, तो 2022 में 2,41,000 लोग वहां भारत से घूमने गए थे, तो 2023 में लगभग 2,10,000 लोग वहां पे घूमने गए। यूनिसेफ के एक रिपोर्ट के मुताबिक मालदीव में लगभग 212 स्कूल है, उसमें 205 सरकारी स्कूल है और इन 205 सरकारी स्कूलों में लगभग 25% टीचर भारतीय है और ये भारतीय टीचर लगभग मिडिल और हायर रैंक पे पोस्टेड है। अगर आप सोचिए मालदीव से टीचर हटा लिए जाएंगे तो लगभग मालदीव का एजुकेशन सिस्टम ध्वस्त हो सकता है। और यहाँ तक कि नहीं, मालदीव का जो बेसिक नीड्स की चीजें हैं, चावल, दाल, अंडे, आटे, इन सब चीजों की पूर्ति भारत से ही होती है, तो मालदीव का काम भारत के बिना नहीं चल सकता है और भारत का काम भी मालदीव के बिना नहीं चल सकता है। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अगर मेरा वीडियो आपको देखने में अच्छा लगता है और आपको मेरे वीडियो से कुछ वैल्यू मिलता है तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और नेक्स्ट वीडियो बनाने में काफी ज्यादा एनर्जी मिल जाता है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।